हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम हमारे सेकंड सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम बेसिक समझेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है और उसको करते क्यों हैं, उसकी नीड क्यों है इतनी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं रिसर्च का क्या है। तो हम बेसिकली इसको दो वर्ड्स में अगर स्प्लिट करें तो हमें क्या मिलेगा, री प्लस सर्च। री मतलब बार बार करना सर्च को, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ले पाओ। किसी भी अगर टॉपिक के ऊपर अगर आप बार बार रिसर्च करोगे तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अनडेप्थ नॉलेज मिलेगी। सो जनरली जो रिसर्च होती है, जैसे कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में अगर रिसर्च की बात देखें तो वो रिसर्च क्यों की जाती है, ताकि हम न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेट कर पाएँ, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेसिकली जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में बोलते हैं, ताकि हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर पाएँ बाय डूइंग रिसर्च। जैसे कि अभी नई बीमारी आई, जैसे कि कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। सो हमने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करी ताकि हम न्यू डिवाइसेस बना पाए उनको डायग्नोस करने के लिए। जैसे कि हमें पता नहीं था कि अगर किसी को कोविड-19 हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए डिवाइसेस बनाना ताकि वो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस की तरह काम करें, और उसके बाद अंडरस्टैंड करना कि वो उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है एक डिजीज़ के बारे में, और फिर उसको समझ के उसके बाद उसके लिए उसके ड्रग्स, मेडिसिन और वैक्सीन्स बनाना। तो इसके लिए लगती है रिसर्च, ताकि आप उसके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले पाए। नेक्स्ट, एम्स ऑफ द रिसर्च। अब जनरली क्यों करना है रिसर्च, क्यों इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्यों इतने एम्प्लॉयज़ इन्वेस्ट करने उस चीज़ के अंदर। बिकॉज आपका मैन पावर भी इसमें बहुत जाने वाला है, आपका कैपिटल भी बहुत जाने वाला है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। सो फर्स्ट एम इज़ पर्सनल नीड्स। पर्सनल नीड्स में आता है, ऑब्वियसली पर्सनल नीड्स को हम जैसे समझें कि हम अपने लिए क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड में, या रियल एस्टेट में, या फिर किसी भी जगह मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसे कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। और फिर अगर जैसे मान लीजिए मैंने अभी आइडेंटिफाई किया कि अभी सबसे बेस्ट है मैं कि अगर अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, फिर आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए एमआरएफ बेस्ट हो, बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एमआरएफ स्टॉक, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है, तो उसको मैं नहीं खरीद सकता। सो अकॉर्डिंगली पर्सनल नीड्स, मतलब कि हर एक पर्सन खुद की नीड के अकॉर्डिंग अपने रिस्क पोर्टफोलियो को समझते हुए खुद के लिए जो रिसर्च करता है उसको बोलते हैं पर्सनल नीड्स। और इसी में आते हैं फाइनेंशियल गेन्स भी, ताकि आप समझ पाओ कि आपने जो पर्सनल नीड्स के लिए पर्सनल नीड्स को समझते हुए, पर्सनल रिस्क को समझते हुए जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उससे आप कितना फाइनेंशियल गेन ले सकते हो। आप कॉपी नहीं कर सकते इंडिया जो बड़े बड़े, जैसे वॉरेन बुफे हुआ, अगर आप वॉरेन बुफे के पोर्टफोलियो को अगर आप कॉपी करोगे तो ऑब्वियसली आई थिंक हर कोई उसके पोर्टफोलियो कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें राकेश झुनझुनवाला के, अगर हम स्टॉक्स को कॉपी करें तो अगेन हम सेम पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, बिकॉज उनका रिस्क एपेटाइट अलग है, हमारा रिस्क एपेटाइट अलग है। उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, हमारा टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए पैसा लगा सकता हूँ, और राकेश झुनझुनवाला हो सकता है कि उन्होंने 50 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हो। सो अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर ओन risk profile, they make their own portfolio, hence they need to do a personal need to gain the financial gains. Next, अपना इंसान अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए भी करता है। अगर मान लीजिए जैसे कि कोविड-19 हुआ, तो कोविड-19 किसी को नहीं पता था कि कोविड क्या है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करी, और फिर हम जैसे जो पर्सनल नीड्स के लिए हमें जानना था कि ये डिज़ीज़ क्या है, ये डिज़ीज़ कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है, या फिर इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, या इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो ये हमने अपने नॉलेज के लिए किया है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैं क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ खुद के नीड के लिए। मेरे को ना उससे कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है, बस मेरी उससे नॉलेज बढ़ेगी, बिकॉज उस पर्टिकुलर फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट को मैं अपने पर्सनल
क्या बोल सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं वहाँ पे उसके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली रिसर्च कर सकता हूँ। देन लास्ट इज टू गेन रिकॉग्निशन। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसे रिसर्च फर्म्स भी हैं जो सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। आप जनरली अगर स्कूल कॉलेजेस में हैं, अगर आप बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स आते हैं जिसमें आप रिसर्च करते हो, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आप रिसर्च करते हो और उस रिसर्च को फिर आप प्रिंट कराते हो एक वेल नोन जर्नल्स में, ताकि जर्नल्स में जब वो लोग आपके बारे में पढ़ें, आपके रिसर्च के बारे में पढ़ें, तो आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे हो, तो जब आप जॉब करने जाओगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ही, और साथ ही साथ आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा दैट एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्कूल स्टूडेंट आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी है एंड एवरीवन विल रीड दैट। आगे होने वाली रिसर्च के लिए आपको रेफरेंस लिया जाएगा। सो दैट इज़ फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन एंड फॉर पर्सनल नीड्स। नेक्स्ट हो सकते हैं अप्लाइड एम्स। अप्लाइड एम्स में सबसे पहले आता है टू एग्जामाइन प्रीवियस रिजल्ट्स। जनरली दो टाइप के रिसर्च होते हैं, एक होता है प्राइमरी रिसर्च और एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। तो प्राइमरी रिसर्च मतलब जो पहले रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि आज अगर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जाऊं जिसके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उन मैगजीन्स में, उन जर्नल्स में, उन न्यूज़पेपर्स में जाके पढ़ूंगा कि एक्चुअल वहाँ पर डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या थी। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे को डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो डायनासोर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, तो मैं पहले जाके वो जर्नल्स पढ़ूंगा या फिर वो आर्टिकल्स पढ़ूंगा अच्छे रिनाउंड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट हो सकता है कि बहुत सारे सिनेरियोज चेंज होने की वजह से हो सकता है कि रिजल्ट्स में चेंजेस आ चुके हों। जैसे कि अगर मैं किसी पुरानी कंपनी का रिसर्च लूँ, तो हो सकता है BSNL ने 10, 15 या 20 साल पहले कोई रिसर्च करी हो और रिसर्च करने के बाद उसने एक कंपनी स्टार्ट करी हो, या फिर एयर एशिया का हो सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी पुरानी कंपनीज़ हैं जो 150 साल से 100 साल से काम कर रही हैं, और 50-100 साल पहले अगर उन्होंने कुछ रिसर्च किया था, तो आज क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, लोगों के प्रेफरेंसेस, लोगों के टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो इसकी वजह से रिजल्ट में चेंजेस आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि रिसर्च में चेंजेस आ चुके होंगे। तो पुराना जो बैक्ड डेटा है उसमें टाइम के अनुसार जो चेंजेस आए हैं उसको वापस से स्टडी करना, ये मेरा अप्लाइड एम हो सकता है। एंड सेकेंडली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स मेरे को लगता है कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, जैसे कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं बोल सकते हैं कि सैटेलाइट से रिलेटेड, जैसे कि नासा बहुत ज़्यादा स्टडी करता है प्लूटो के ऊपर, तो प्लूटो के साथ ऐसा बहुत बार होता है दैट प्लूटो पहले हमारे सोलर सिस्टम में था, फिर उसको एक्सक्लूड किया गया हमारे सोलर सिस्टम से, फिर नासा ने वापस इंक्लूड किया और फिर वापस से हटाया। सो ये बार बार सोलर सिस्टम में ऐड करना, फिर हटाना, ऐड करना, फिर हटाना, ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर स्टडी करी है, उनको नए फैक्ट्स मिले हैं, हर बार स्टडी करने के बाद नए फैक्ट्स मिले हैं, नए डेटाज मिले हैं, उन डेटाज को कंपाइल करके उनके हर बार सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस सिनेरियोज भी कंटिन्यूसली चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने प्री कोविड में अगर कोई रिसर्च करी थी और अगर वो पोस्ट कोविड में रिसर्च करेगा, तो स्पेशली अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा बड़े ड्रास्टिक चेंजेस मिल सकते हैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड लेवल में। सिमिलरली अगर हम LPG से आने से पहले देखें, जब 1992 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने जब LPG अनाउंस किया था, तो LPG से पहले जो इंडिया में बिजनेस करना था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्टी क्यों आती थी? बिकॉज एक अगर आपको छोटा सा भी बिजनेस करना है तो छोटे सा बिजनेस करने के लिए भी आपको 100-150 इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लग सकते थे। बट उसके बाद जब से लिक्विडिटी आई बढ़ी है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ बिजनेस की तरफ फोकस किया है कि कितने ईजिली आप इंडिया में मार्केट सेटअप कर सकते हो, इंडिया में कितने ईजिली बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और 1992 से आज 2022 तक इसी की चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाए गए। जैसे अभी रिसेंटली देखें तो मेक इन इंडिया एक कैंपेन है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप इंडिया में बिजनेस करो। सो बिजनेस करने के लिए अगर हम सिनेरियोज देखें प्री LPG एंड पोस्ट LPG, तो बिजनेस सिनेरियोज बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं और इसी वजह से इंडिया की GDP भी ग्रो हुई है। और बहुत सारे मतलब पर्सनली अगर हम देखें तो पर्सनल पर कैपिटा इनकम अगर देखेंगे तो वो भी बढ़ी है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल एम्स हो सकते हैं। बेसिकली हम इंसान अपना इंटेलेक्ट बढ़ाने के लिए या फिर अपनी नॉलेज गेन करने के लिए क्या कर सकता है? फर्स्ट, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको मार्केट, आपकी कंपनी की कैपिटल गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कंपनी बहुत सालों से काम कर रही है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बट स्टिल वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एवरीवन लाइक्स आवर प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी कंप्लेंट नहीं है और ना ही उसमें कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकती है। सो एवरीबडी लाइक्स द आर प्रोडक्ट, आर गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, बट स्टिल उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कि उसके लिए उनका कैपिटल सही ना हो सकता है उनका
प्राइसिंग सही ना हो सकता है वो प्रमोशन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, या फिर उन्होंने मार्केट सही सिलेक्ट नहीं किया हो। तो जो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ऑब्वियसली आप हर एक कंपनी को इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है ताकि वो पर्टिकुलर रीज़न फाइंड आउट कर पाएँ दैट कहाँ पे वो उनकी कंपनी लैक कर रही है। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। एचआर डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च करना, बिकॉज जब तक एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कंपनी में कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो लोअर डिपार्टमेंट्स हैं या फिर लो मैनेजमेंट है या फिर जो स्टाफ वर्कर्स हैं, वो लोग कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स कर रहे हैं। जैसे कि हम बैंक में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बैंक की आज हड़ताल है, बैंक में आज स्ट्राइक है, या फिर आज पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक है। तो ये स्ट्राइक्स के रीज़न क्या हो सकते हैं, तो उसको जानने के लिए गवर्नमेंट भी रिसर्च कर सकती है या फिर प्राइवेट कंपनीज भी रिसर्च कर सकती हैं दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दीज राइट्स, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दीज स्ट्राइक्स। बिकॉज जब एक स्ट्राइक होती है तो उसकी वजह से एक दिन में, अगर एक दिन की भी स्ट्राइक हुई है तो उससे कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको वो लॉसेस बेयर नहीं करने हैं, अगर आपको वो लॉसेस को प्रॉफिट में अगर कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू डू रिसर्च, ताकि आप एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी कनेक्टिविटी अच्छी कर पाओ, किस तरीके से उनको एक फैमिली का पार्ट बनाया जा सकता है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। लास्टली, टू प्योरीफाई नॉलेज अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे लोगों के परसेप्शंस चेंज होते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, लोगों की टेस्ट चेंज हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, या फिर हम किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर को ले सकते हैं, चाहे वो माइक्रो एनवायरमेंट हो चाहे वो मैक्रो एनवायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम डेमोग्राफी को एन एग्जांपल देखें तो इंडिया की आज जो डेमोग्राफी है उसमें यूथ बहुत ज़्यादा है, जो 60% इंडिया की पॉपुलेशन है दैट कम्स अंडर यूथ। बट अगर हम 10 या 12 साल 10 या 20 साल तक की अगर हम रिसर्च करें, फोरकास्ट करें, तो आने वाले टाइम में हमारा यूथ कम हो जाएगा और जो हमारा ओल्ड एज सेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें एज एन इंडियन पर्सन, एज एन इंडियन सोसाइटी हमें आज ही उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि हम 10-15 साल बाद, 10-20 साल बाद जब हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे यूथ को कहाँ पे फोकस कराना पड़ेगा, हम किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं फॉर एडल्ट एंड फॉर ओल्ड एज पीपल, ताकि वो डिपेंड ना हो अपने बच्चों के ऊपर। बिकॉज जब ओल्ड एज पीपल अगर किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं तो उस कंट्री की GDP डिक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे लोग काम करने वाले बहुत कम हो जाते हैं, जो कि आज इंडिया की पावर है। इंडिया की पावर, बेसिकली पावर क्या है, मैन पावर इज़ द बेसिक इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे चाइना के पास भी सेम एडवांटेज है, बिकॉज चाइना और इंडिया दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम चाइना का देखें तो चाइना में अब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, बट इंडिया में ओल्ड यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है। सो बट दिस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, और एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, या फिर कंपनी के अल्टीमेटली प्रॉफिट्स पे। सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट एम्स ऑफ रिसर्च।